हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पंक्तियाँ आज के समय में बड़ी ही सार्थक सिद्ध होती है। पूरा विश्व जहाँ कोरोना जैसी महामारी से त्रस्त है, उससे हमारा देश भी अछूता नहीं है। लेकिन हमें बिल्कुल भी हार नहीं माननी है, डरना नहीं है। हमें संकल्प करना है कि कोरोना चाहे कहीं से भी आया हो, हिंदुस्तान से हार कर वापस आना चाहिए। नमस्कार मित्रों, मैं विक्रम, विनायक क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपका अच्छा सहयोग मिला, जिससे हम बहुत अधिक उत्साहित हैं। हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप वीडियो को बिना देखे लाइक करें। आप वीडियो को पूरा अवश्य देखें और देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपकी उस पर कोई टिप्पणी हो, अगर उसमें कोई सुधार की गुंजाइश हो, तो आप हमें सजेस्ट करें। हम अगले वीडियो में उसमें अवश्य सुधार करेंगे। हम पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है। इसका आकार त्रिभुजाकार है और ये आदि ऐतिहासिक है। हमने इसके विस्तार के बारे में पढ़ा। ये सभ्यता विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। इसका विस्तार 13 लाख वर्ग किलोमीटर में है और ये 3 देशों में फैली हुई है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। हमने कहा इसका सबसे उत्तरी छोर है भारत के अंदर, वो है मांडा कश्मीर। जबकि अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाए तो इसका सबसे उत्तरी छोर अफगानिस्तान में है। 2 स्थान सोतुरगई और मुंडिका। इसका दक्षिणतम छोर देमाबाद महाराष्ट्र में है, जबकि इसका पूर्वी छोर आलमगीर, मेरठ उत्तर प्रदेश में है। इसका सबसे जो पश्चिमी छोर है वो पाकिस्तान में है, सूद कांगड़ और बलूचिस्तान। इसके अलावा हमने बात की इसके टाइम पीरियड के बारे में। हमने कहा कि न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसका जो टाइम पीरियड है, इसका जो समय काल है, वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व के मध्य है। इसके बाद हमने बात की कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे। हमने कहा कि इसके जो निर्माता है उसको लेकर के इतिहासकारों में मतभेद है। भारतीय इतिहासकार डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता आर्य थे, जबकि विदेशी इतिहासकार गार्डन चाइल्ड और हिलर क्रेमर के अनुसार इसके निर्माता सुमेरियन थे। लेकिन इसका जो सबसे प्रचलित और जो मान्य मत है वो एक भारतीय इतिहासकार है राखाल दास बनर्जी। उनके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता द्रविड़ थे। हमने बात की कि इस सभ्यता के समय 4 प्रकार की जातियां निवास करती थी। 4 प्रकार की जातियां कौन कौन सी थी? वो थी भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइन, अल्पाइन और मंगोलाइड। हमने कहा कि इसमें सर्वाधिक प्रचलित मत है वो है भूमध्य सागरीय। इसके बाद हमने सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में पढ़ा। हमने कहा कि उस समय का जो नगर था वो 2 भागों में विभाजित था, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। इसका जो पश्चिमी भाग था वहाँ पर शासक वर्ग निवास करते थे, जबकि पूर्वी भाग में सामान्य लोग निवास करते थे। इसका जो नगर है वो शतरंज के बोर्ड की तरफ पे बसा हुआ था। सड़कों का बड़ा जाल था, सड़कें समकोण पे काटती थी, जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी। घरों के जो दरवाजे होते थे वो मुख्य मार्ग पर नहीं खुलते थे और घरों को बनाने में पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। इसके बाद मित्रों, हमने सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में पढ़ा। हमने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था। समाज 4 वर्गों में विभाजित था, पुरोहित वर्ग, व्यापारिक वर्ग, श्रमिक वर्ग और किसान वर्ग। उस समय के जो लोग थे शांतिप्रिय थे, हथियार बहुत कम मात्रा में प्राप्त होते हैं, महिला और पुरुष दोनों ही श्रृंगार करते थे या गहने पहनते थे। हमने कहा कि उस समय की जो धार्मिक स्थिति थी वो उस समय के लोग प्राकृतिक बहुदेववाद में विश्वास करते थे। उस समय के जो लोग थे यज्ञ अनुष्ठान करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे, जादू टोनों में विश्वास करते थे। हमने ये पढ़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि पे आधारित थी।
गेहूँ, जौ, चना, सरसों आदि की फसलें उस समय हुआ करती थी। उस समय के लोग चावल और बाजरे से परिचित नहीं थे। हालांकि उत्तर हड़प्पा काल में चावल की खेती करना शुरू कर दिया था। हमने ये कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सिंचाई करते थे, पशुपालन करते थे। भेड़, भैंस, बकरी, खरगोश, कुत्ता ये उनके पालतू पशु थे। हमने कहा कि उस समय सिंधु घाटी सभ्यता से जो खुदाई हुई है, जो हमें अवशेष मिले हैं, उसमें से कहीं से भी हमें गाय के अवशेष नहीं मिले हैं। हमने ये भी कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो कई प्रकार की धातुओं से परिचित थे। उस समय के लोग अधिकांशतः कांसे से बनी धातु का प्रयोग करते थे। लोहे से उस समय के लोग परिचित नहीं थे। व्यापार भी होता था, घरेलू और विदेशी दोनों प्रकार का व्यापार होता था। मुद्रा प्रणाली का प्रचलन उस समय नहीं था, इसलिए वस्तु विनिमय द्वारा व्यापार किया जाता था। हमने कहा कि हम सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को आज तक पढ़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए, इसलिए उस समय की राजनीतिक स्थिति के बारे में हमारे पास जानकारी का अभाव है। फिर भी अनुमानतः पुजारी वर्ग का शासन उस समय होगा, ये हमने अनुमान लगाया। यहाँ तक हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें सबसे पहले किसने बताया, किसने सबसे पहले इस सभ्यता की ओर ध्यान आकर्षित किया। तो इस सभ्यता की ओर ध्यान आकर्षित करने वाले जो व्यक्ति थे सर्वप्रथम वो थे चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन एक अंग्रेज अधिकारी थे और 1826 ईस्वी में सबसे पहले इन्होंने इस सभ्यता की ओर ध्यान आकर्षित किया। इन्होंने एक पुस्तक लिखी और इस पुस्तक में इस बात का जिक्र किया कि भारत के गुजरात में टीलों के नीचे एक सभ्यता दबी हुई है, लेकिन तात्कालिक समय में इसकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। एक लंबा टाइम पीरियड बीता और कालांतर में एक अंग्रेज अधिकारी अलेक्जेंडर कनिंघम, जिनको पुरातात्विक चीज़ों में बहुत अधिक रुचि थी, ये 1853 ईस्वी में हड़प्पा का दौरा करते हैं। कनिंघम भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन्होंने आगे चल करके और भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की इन्होंने स्थापना की 1861 ईस्वी में। इसीलिए कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक भी कहा जाता है। कनिंघम ने 1853 में हड़प्पा का दौरा किया और इन्होंने वहाँ पर खूब प्रयास किया कि उन टीलों के नीचे इनको कोई सभ्यता मिले, लेकिन प्रथम बार ये असफल रहे। इनको वहाँ से कुछ भी सफलता नहीं मिली, किसी भी प्रकार की सभ्यता इनको नहीं मिली। इसके बाद 1853 ईस्वी में एक और घटना घटित होती है। दो इंजीनियर भाई जॉन बर्टन और विलियम बर्टन, ये दोनों कराची से लाहौर के मध्य रेलवे ट्रैक बिछा रहे थे। और जब ये रेलवे ट्रैक बिछा रहे थे कराची से लाहौर के मध्य, इस दौरान खुदाई में इनको वहाँ पर ईंटें प्राप्त होती है। उन ईंटों का प्रयोग इन्होंने रेलवे ट्रैक को बिछाने में किया, लेकिन दोनों ही बर्टन बंधु इस बात को नहीं समझ पाए कि इन ईंटों के नीचे कोई सभ्यता भी दबी होगी। इन्होंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और उन ईंटों का प्रयोग ये लगातार रेलवे ट्रैक को बिछाने में करते रहे। ये बात जब कनिंघम को पता चली तो कनिंघम 1856 ईस्वी में दोबारा हड़प्पा का दौरा करता है। वहाँ पर इसने फिर से प्रयास किया, खूब खुदाई की, लेकिन इस बार भी कनिंघम को कोई सफलता नहीं मिली। ये वापस वहाँ से खाली हाथ लौटा। अब जैसा कि आपको पता है 56 में कनिंघम जाता है हड़प्पा, 57 में हो गई थी क्रांति। 57 में जब क्रांति हुई तो अंग्रेज़ों का पूरा ध्यान एक लंबे समय के लिए भारत की शासन और प्रशासनिक व्यवस्था की ओर चला गया। इनका ध्यान हड़प्पा की ओर काफ़ी लंबे समय तक नहीं गया। एक लंबा टाइम पीरियड बीता और 1921 तक किसी का भी ध्यान हड़प्पा की ओर या उन टीलों के नीचे कोई सभ्यता भी होगी इसकी ओर किसी का ध्यान नहीं गया। 1921 में सर जॉन मार्शल ये ASI के महानिदेशक बनकर के भारत में आते हैं। सर जॉन मार्शल
ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक बन के भारत में आते हैं। और इन्होंने जब वापस रिकॉल किया और इन्होंने इस बात को समझा कि हमारे दो पूर्वज चार्ल्स मेसन, जिन्होंने एक पुस्तक के अंदर इस बात का जिक्र किया कि उन टीलों के नीचे कोई सभ्यता हो सकती है, और उसके बाद कनिंघम ने भी 2 बार हड़प्पा का दौरा किया, तो हो सकता है कि उसके नीचे वास्तव में कुछ हो। सर जॉन मार्शल ने, एक भारतीय इतिहासकार थे दयाराम साहनी को हड़प्पा में उत्खनन हेतु भेजा, वहाँ पर खुदाई के लिए भेजा और पूरे संसाधन दे करके दयाराम साहनी को ये कहा गया कि आपको जो कुछ चाहिए, किसी भी प्रकार का आपको संसाधन चाहिए, आप उसके लिए, हम उसके लिए तैयार हैं, हम आपको सारे संसाधन उपलब्ध करवाएंगे, आप वहाँ पर जाकर उत्खनन कीजिए। दयाराम साहनी ने वहाँ पर उत्खनन किया और बड़े ही हर्ष का विषय है कि दयाराम साहनी वहाँ पर काफ़ी हद तक सफल होते हैं और इनको वहाँ पर खुदाई में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। जब यहाँ पर दयाराम साहनी को इस प्रकार की सफलता प्राप्त होती है, सर जॉन मार्शल का हौसला बुलंद होता है। ये 1922 में राखालदास बनर्जी को भेजते हैं मोहनजोदड़ो। सर जॉन मार्शल ने राखालदास बनर्जी को अब मोहनजोदड़ो भेजा वहाँ पर खुदाई करने के लिए, और यहाँ पर मोहनजोदड़ो में भी राखालदास बनर्जी को भारी सफलता प्राप्त होती है। इनको भी वहाँ पर खुदाई में कई प्रकार की चीज़ें मिलती है, मूर्तियाँ मिलती है, सिक्के मिलते हैं, मुहरें मिलती है, कई पालतू पशुओं के अवशेष मिलते हैं। हम आगे पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या चीज़ें मिली है, हड़प्पा से हमें क्या क्या चीज़ें मिली है, उसके बारे में हम आगे जानेंगे। लेकिन दोनों को, राखालदास बनर्जी को और दयाराम साहनी को, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में बहुत भारी सफलता मिलती है। और जब इस प्रकार की सफलता इनको मिलती है तो 1924 में सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता की घोषणा कर दी। इन्होंने कहा कि भारत में उन टीलों के नीचे वास्तव में एक सभ्यता दबी हुई है और उस सभ्यता का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। ये घोषणा होती है 1924। ये बड़ी ही आश्चर्य की बात है कि 1921 से पहले किसी को भी ये पता नहीं था कि उन टीलों के नीचे वास्तव में सभ्यता है या नहीं है। केवल और केवल अनुमान लगाया जा रहा था, वो चाहे चार्ल्स मेसन हो या फिर कनिंघम हो। लेकिन जॉन मार्शल ने बहुत ही अच्छा कार्य भारत के अंदर किया और इनको सफलता भी प्राप्त हुई। तो 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता की घोषणा कर दी। अब यहाँ पर एक और ज़ोरदार सी बात है कि इतिहासकार पिगट, एक इतिहासकार हुए हैं पिगट, इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इन दोनों को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वां राजधानियाँ कहा है। ऐसा इन्होंने क्यों कहा? क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से खुदाई से जो अवशेष मिले हैं वो काफ़ी हद तक एक दूसरे से मिलते हैं। जब अवशेष काफ़ी हद तक एक दूसरे से मिले तो इतिहासकार पिगट ने इसको सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वां राजधानियाँ कहा और कहा कि ये दोनों ही शहर एक ही समय के अवशेष हैं और एक ही समय पर एक ही जैसे अवशेष यहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में। वैसे तो सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे स्थल हमें मिले हैं, पाकिस्तान से भी और भारत से भी, लेकिन हम यहाँ पर केवल कुछ मुख्य स्थलों के बारे में ही बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा ये स्थित है पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में। पाकिस्तान का पंजाब प्रांत का मोंटगोमरी ज़िला है, वहाँ पर यह शहर स्थित है। वर्तमान में ये स्थित है साहिवाल में। मोंटगोमरी ज़िले से अभी वर्तमान में ये स्थित है साहिवाल। हड़प्पा जो शहर है वो रावी नदी के तट पर है। यहाँ से अच्छा प्रश्न बनता है कि हड़प्पा शहर कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो वो है रावी नदी के तट पर। ये आपको ध्यान रखना है, हड़प्पा शहर रावी नदी के तट पर स्थित है। इसके अलावा इसकी खोज किसने की, इसके बारे में हम अभी पढ़ चुके हैं।
दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने यहाँ पर उत्खनन कार्य किया था, इस शहर की सबसे पहले खोज की थी। अब हम पढ़ेंगे इसमें कि यहाँ से हमें खुदाई में विशेष रूप से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण इस शहर की विशेषता है वो है इसके अन्नागार। हमें यहाँ से 12 विशाल अन्नागार मिले हैं। अन्नागार का मतलब अनाज को भंडारित करने के बड़े बड़े कक्ष मिले हैं। उन कक्षों की संख्या है 12। ये 2 पंक्तियों में मिले हैं, यानी 6-6 की इस प्रकार से 2 पंक्तियों के अंदर हमें 12 अन्नागार यहाँ से प्राप्त होते हैं। ये हड़प्पा की सबसे प्रमुख विशेषता या हड़प्पा शहर की सबसे बड़ी इमारत है। सेकंड, इन अन्नागार के पास में ही हमें श्रमिक आवास प्राप्त हुए हैं। श्रमिकों के रहने के लिए यहाँ से घर हमें प्राप्त हुए हैं। साथ ही यहीं से हमें प्राप्त होता है अनाज साफ करने के चबूतरे, यानी उस समय के लोग अनाज को साफ करते थे और अनाज को साफ करने के चबूतरे भी हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज़ हमें यहाँ से प्राप्त होती है, वो है इक्का गाड़ी। इक्का गाड़ी क्या है? इक्का गाड़ी वास्तव में अनाज को ढोने के लिए एक इस प्रकार की गाड़ी हुआ करती थी, इक्का गाड़ी। ये हमें यहाँ से प्राप्त होती है। हमें यहाँ से स्वास्तिक का चिन्ह प्राप्त होता है। सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा शहर से हमें स्वास्तिक का चिन्ह प्राप्त होता है। साथ ही हमें यहाँ से कब्रिस्तान प्राप्त होता है। इसका मतलब ये है कि उस समय के जो लोग थे वो शवों को दफनाने की बजाय, जलाने की बजाय शवों को दफनाते थे या गाड़ते थे। इस कब्रिस्तान को नाम दिया गया है R37 कब्रिस्तान। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमें हड़प्पा से R37 नामक एक कब्रिस्तान प्राप्त होता है और यहीं से हमें प्राप्त होती है एक विदेशी की कब्र। इसके अलावा हमें यहाँ से प्राप्त होती है श्रृंगार पेटिका। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्त्री और पुरुष थे वो दोनों ही श्रृंगार करते थे। तो यहाँ से हमें श्रृंगार पेटिका भी प्राप्त होती है। साथ ही हमें यहाँ से बकरे के अस्थिपिंजर प्राप्त होते हैं, यानी मनुष्यों के साथ साथ हमें बकरे के भी यहाँ से अस्थिपंजर प्राप्त होते हैं। साथ ही एक और महत्वपूर्ण जो यहाँ से चीज़ प्राप्त होती है वो है एक हमें मिट्टी की मूर्ति मिलती है और वो मूर्ति है स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे की, यानी एक महिला है और महिला के गर्भ से एक पौधा निकल रहा है। इस प्रकार की मूर्ति हमें यहाँ से प्राप्त होती है। ये मूर्ति क्या दर्शाती है? संभवतः ये मूर्ति ये दर्शाती है कि जो स्त्री है वो सृजन करता है। इस सृष्टि का जो सृजन है वो एक स्त्री के द्वारा हुआ है। ठीक है, तो ये मुख्य चीज़ें हमें यहाँ से मिली हैं। हमें यहाँ से 12 विशाल अन्नागार प्राप्त होते हैं, श्रमिक आवास प्राप्त होते हैं, अनाज साफ करने के चबूतरे प्राप्त होते हैं, इक्का गाड़ी प्राप्त होती है, स्वास्थ्य का चिन्ह प्राप्त होता है, R37 कब्रिस्तान हमें यहाँ से मिलता है। इसके अलावा हमें यहाँ से श्रृंगार पेटिका मिलती है, स्वास्थ्य का चिन्ह मिलता है और मनुष्य के साथ साथ बकरे के अस्थिपंजर प्राप्त होते हैं। साथ ही हमें यहाँ से एक स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे की मरण मूर्ति प्राप्त होती है। तो ये चीज़ें हमें हड़प्पा से प्राप्त हुई। सेकंड जो इसका मुख्य शहर है वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। ये स्थित था लरकाना ज़िला, सिंध, पाकिस्तान। हमने अभी बात की कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानियां हैं। दोनों ही बड़े शहर थे और यहीं से हमें मुख्य अवशेष प्राप्त होते हैं और ये दोनों ही शहर वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर स्थित है। तो मोहनजोदड़ो स्थित है लरकाना ज़िला, सिंध, पाकिस्तान के अंदर और ये स्थित है सिंधु नदी के तट पर। इसकी जो खोज की थी वो हमने अभी पढ़ा, राखाल दास बनर्जी। राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी, इसकी सबसे पहले खोज की थी। यहाँ से क्या प्राप्त होता है? देखिए, जिस प्रकार से हड़प्पा की जो सबसे बड़ी इमारत है वो वहाँ के अन्नागार हैं, उसी प्रकार मोहनजोदड़ो की सबसे जो बड़ी इमारत है वो है यहाँ की विशाल स्नानागार। यहाँ से बहुत बड़े बड़े विशाल
जो सार्वजनिक स्नानागार है वो हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं, जिनकी लंबाई 39 फुट, चौड़ाई 23 फुट और ऊंचाई 8 फुट है। तात्कालिक समय में ये उस समय की सबसे बड़ी इमारत थी और आज भी विश्व के इतिहासकारों के लिए एक आश्चर्य है। इतना बड़ा स्नानागार उस समय भारत के अंदर स्थित था, ये आज भी इतिहासकारों के लिए आश्चर्य की बात है। याद रखना, विशाल स्नानागार हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो। अगर विशाल अन्नागार की बात हो तो विशाल अन्नागार हमें प्राप्त हुए हैं हड़प्पा से, जबकि विशाल स्नानागार हमें प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। ठीक है। इसके अलावा हमें यहाँ से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं, सूती कपड़े के हमें साक्ष्य मिले हैं। साथ ही हमें नग्न नर्तकी की मूर्ति यहाँ से प्राप्त होती है। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ से हमें मेसोपोटामिया की मुहर प्राप्त होती है। मेसोपोटामिया की हमें मुहर प्राप्त होती है। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे ये सिद्ध होता है कि हमारा मेसोपोटामिया से व्यापार था। हमने पहले बात की थी कि उस समय घरेलू और विदेशी व्यापार होता था। यहाँ पर मेसोपोटामिया की मुहर मिलने का सीधा सीधा मतलब है कि संभवतया यहाँ का व्यापारी मेसोपोटामिया गया होगा और वहाँ से वहाँ की मुहर लेके आया होगा, या फिर मेसोपोटामिया का कोई व्यापारी है जो कि भारत आया होगा। ठीक है। तो मेसोपोटामिया की हमें मुहर कहाँ से प्राप्त होती है? मोहनजोदड़ो से। साथ ही हमें हाथी का कपाल मिलता है। इसका मतलब है कि उस समय के लोग हाथी से परिचित थे। इसके अलावा घोड़े के दांत प्राप्त होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हमें मिली हैं, इसी से हमने अनुमान लगाया कि उस समय कौन कौन से जो जानवर है जो कि उस समय के लोग उससे परिचित थे। मेसोपोटामिया की मुहर मिली है, इससे हमने ये अनुमान लगाया कि उस समय के जो लोग हैं वो व्यापार करते थे। ठीक है। ये हो गया मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल हमें प्राप्त हुआ है वो है लोथल। लोथल ये शहर भारत में स्थित है, गुजरात के अंदर बोगवा नदी के किनारे। इसकी जो खोज करता थे वो थे रघुनाथ राव। लोथल बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल था और ये सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। एक व्यापारिक नगर था, एक बंदरगाह था और यहाँ से हमें मिलते हैं गोदीवाड़ा के साक्ष्य। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है। गोदीवाड़ा के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? तो हमें मिलते हैं लोथल से। गोदीवाड़ा क्या था? गोदीवाड़ा होता है समुद्र के किनारे तो जहाज़ रखने का जो स्थान होता है उसको हम बोलते हैं गोदीवाड़ा। तो यहाँ पर लोथल से, गुजरात से बहुत भारी संख्या में, बड़ी संख्या के अंदर व्यापार होता था। व्यापारी यहाँ से समुद्री रास्ते से और अपना जो सामान है वो विदेशों में लेकर जाते थे या वहाँ से लेकर वापस आते थे। तो गोदीवाड़ा के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? लोथल से मिलते हैं। यहाँ से व्यापार होता था बड़ी संख्या में। तो हम ये कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है, सॉरी लोथल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था। इसके अलावा हमें यहाँ से मनके बनाने के कारखाने मिलते हैं। मनके बनाने के कारखाने मिलते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का यह एक व्यापारिक नगर भी था। इसके अलावा हमने ये बात की थी कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो चावल और बाजरे से अपरिचित थे, लेकिन चावल के जो सर्वप्रथम साक्ष्य हमें कहीं से मिलते हैं तो वो साक्ष्य हमें मिलते हैं लोथल से। चावल के सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो वो हमें मिलते हैं लोथल से। इसके अलावा यहाँ से फारस की मुहर मिलती है और इसकी एक और जो महत्वपूर्ण विशेषता है जो सिंधु घाटी सभ्यता से सबसे अलग है वो है घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर खुलते थे। हमने जब इसकी विशेषता पढ़ी थी, इसका नगर नियोजन पढ़ा था, तो हमने कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर होते थे उनका जो मुख्य मार्ग होता था, उनका जो दरवाज़ा होता था, घर का जो मुख्य दरवाज़ा होता था वो मुख्य सड़क पर नहीं खुल के पीछे की साइड में गली में खुलता था। लेकिन लोथल एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा स्थल है, ऐसा शहर है जहाँ पर घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर खुलते थे। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बहुत अधिक है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो अपवाद होते हैं वो प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं। सीधा सीधा प्रश्न आ सकता है, सिंधु घाटी सभ्यता का वो कौन सा स्थल है जहाँ पर घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर खुलते हैं? तो वहाँ पर आपका आंसर होगा लोथल, गुजरात। ठीक है।
तो यहाँ से ये दोनों प्रश्न अच्छे बनते हैं, एक तो गोदीवाड़ा और एक घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर खुलते हैं। ये दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। लोथल में से अगर प्रश्न बनता है तो सबसे अच्छा प्रश्न यही बन सकता है कि गोदीवाड़ा के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं, या सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह किसको कहा जाता है, तो बंदरगाह कहा जाता है लोथल को। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण शहर है वो है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो ये भी सिंध पाकिस्तान में स्थित है, सिंधु नदी के किनारे। इसकी खोज करने वाले थे NG मजुमदार। चनहुदड़ो जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता की औद्योगिक नगरी है। जिस प्रकार से लोथल सिंधु घाटी सभ्यता की व्यापारिक नगरी है, उसी प्रकार चनहुदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की व्यापारिक नगरी है। यहाँ से औद्योगिक नगरी है। यहाँ पर बहुत भारी संख्या में, बड़ी संख्या में उद्योग थे, मन के बनाने के कारखाने थे। इसीलिए हम इस शहर को सिंधु घाटी सभ्यता की औद्योगिक नगरी कह सकते हैं। तो यहाँ से हमें मन के बनाने के कारखाने प्राप्त होते हैं। एक बड़ी ही आश्चर्य वाली चीज़ है यहाँ पर कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं, यानी हमें बिल्ली के परचिन्ह मिले हैं और उसके पीछे कुत्ते के परचिन्ह मिले हैं। तो इतिहासकारों ने ये अनुमान लगाया कि संभवतया ये कुत्ता जो है वो बिल्ली का पीछा कर रहा है, यानी उस समय के लोग बिल्ली से भी परिचित थे और कुत्ते से भी परिचित थे। तो ये ध्यान रखना है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं, वो मिलते हैं चनहुदड़ो से। दूसरा, सिंधु घाटी सभ्यता की औद्योगिक नगरी कौन सी थी, तो वो थी चनहुदड़ो। यहाँ से ये दो प्रश्न अच्छे बन सकते हैं। इसके बाद अगला जो बड़ा शहर यहाँ से मिला है वो है धोलावीरा। धोलावीरा गुजरात में स्थित है। इसकी जो खोज करता थे वो थे रविंदर सिंह बिष्ट। सबसे मज़ेदार बात कि किसी भी नदी के किनारे स्थित नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश जो स्थल है वो किसी न किसी नदी के किनारे स्थित है, लेकिन धोलावीरा किसी भी नदी के किनारे पर स्थित नहीं है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात, ये शहर 3 भागों में विभाजित था। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा शहर है जो कि 3 भागों में विभाजित था, क्योंकि कल नगर नियोजन में हमने पढ़ा था कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसके जो शहर हैं, उसका जो नगर था वो 2 भागों में विभाजित था, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। केवल और केवल धोलावीरा से हमें ऐसे साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि ये जो शहर है ये 3 भागों में विभाजित था। तो यहाँ से भी ये प्रश्न बन सकता है, क्योंकि एक अपवाद है सिंधु घाटी सभ्यता में। इसके अलावा यहाँ से कृत्रिम जलाशय के साक्ष्य मिलते हैं। जाहिर सी बात है, ये शहर किसी भी नदी के किनारे स्थित नहीं है, जल का कोई स्रोत यहाँ पर नहीं था, इसलिए हो सकता है कि उस समय के लोगों ने कृत्रिम जलाशय का निर्माण कर लिया होगा। इसके अलावा वहाँ से स्टेडियम के साक्ष्य मिलते हैं। इसका मतलब उस समय के लोग खेल से परिचित थे, मनोरंजन करते थे खेलों के माध्यम से। हमने कहा था कि उनका मनोरंजन का जो साधन था वो मुख्य रूप से मुर्गों की लड़ाई या फिर शतरंज हुआ करता था। नेक्स्ट इसे यहाँ से मिला है पोलिस युक्त सूचना पट। पोलिस युक्त सूचना पट भी हमें धोलावीरा से प्राप्त होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। इसमें जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वो एक तो ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का वो कौन सा स्थल है जो किसी भी नदी के किनारे स्थित नहीं है। इसके अलावा वो कौन सा शहर है जहाँ पर नगर 3 भागों में विभाजित है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये है धोलावीरा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शहर है। इसके अलावा एक 2-3 और शहर है। यहाँ पे कुणाल हरियाणा में है। यहाँ से आपको केवल एक बात ध्यान रखनी है कि ये यहाँ से हमें चांदी के मुकुट मिले हैं। चांदी के मुकुट हमें कहीं से प्राप्त हुए हैं तो वो कुणाल से प्राप्त हुए हैं, जबकि धातु का रथ हमें कहीं से प्राप्त हुआ है तो वह है देमाबाद महाराष्ट्र। ये कुछ महत्वपूर्ण शहर हैं। एक और महत्वपूर्ण शहर जो हमने यहाँ पे नहीं पढ़ा है वो है कालीबंगा राजस्थान, क्योंकि जब हम राजस्थान की सभ्यता पढ़ेंगे वहाँ पर हम कालीबंगा को विस्तार से पढ़ेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर उसको नहीं पढ़ा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। के महत्वपूर्ण स्थलों के बाद में अब हम पढ़ेंगे इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। जो बिंदु हम
पहले पढ़ते समय हमसे छूट गए थे या उनको बीच में हम नहीं पढ़ पाए थे, उनको हम लास्ट में एक साथ पढ़ लेते हैं। ये भी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला जो बिंदु है वो ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो मूल केंद्र है, ऐसे तो सिंधु घाटी सभ्यता 3 देशों में विस्तारित है, लेकिन इसकी जो सघनता है, सर्वाधिक जो इसका मूल केंद्र है वो है पंजाब और सिंध। पंजाब 2 हैं, भारत का और पाकिस्तान का, इसके अलावा सिंध जो कि पाकिस्तान में है। तो ये दो ज़िले हैं, 2 स्टेट हैं, ये दोनों स्टेट सिंधु घाटी सभ्यता के मूल केंद्र है, यानी अधिकांश जो स्थल है वो इन्हीं 2 केंद्रों के अंदर, इन्हीं 2 राज्यों के अंदर मिले हैं। सेकंड जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है इसका सर्वाधिक संकेंद्रण। जो भी हम बात कर रहे थे, इसका जो सर्वाधिक सघनता है या संकेंद्रण है या इसका जो विस्तार है वो है हकरा गग्गर मार्ग या सरस्वती मार्ग क्षेत्र में, यानी सरस्वती नदी जो है उसके आसपास इस सभ्यता का सबसे अधिक विस्तार है। दोनों पॉइंट समझ में आए। पहला तो है मूल केंद्र, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का मूल केंद्र, यानी अधिकांश जो स्थल हैं वो हमें पंजाब और सिंध से प्राप्त होते हैं। दूसरा, इसका सर्वाधिक जो संकेंद्रण है, जो सर्वाधिक जो विस्तार है वो हकरा गग्गर मार्ग क्षेत्र, यानी जो सरस्वती मार्ग क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर इस सभ्यता का सबसे अधिक विस्तार है। तीसरा जो इसका पॉइंट है वो ये है कि अधिकांश जो स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल खोजे गए थे उसमें से अधिकांश स्थल विभाजन के पश्चात पाकिस्तान चले गए। केवल और केवल 2 ही स्थान ऐसे हैं जो कि विभाजन के समय भारत में शेष बचे थे। वो स्थल थे, एक तो था कोटला निहंग खा रोपड़ और दूसरा है मादर नदी पर रंगपुर काठियावाड़। ये 2 स्थल ऐसे हैं जो कि उस समय भारत में शेष बचे। हालांकि बाद में हमने कई क्षेत्र भारत के अंदर भी खोजे, लेकिन विभाजन के समय ये केवल 2 ही स्थान थे जो कि भारत में शेष बचे थे, कोटला निहंग खा रोपड़ और मादर नदी पर रंगपुर काठियावाड़। ये तो था सतलज नदी पर, ठीक है, और ये है मादर नदी पर रोपड़ और रंगपुर। इसके अलावा अगला इसका पॉइंट है वो ये है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है या जो हड़प्पा सभ्यता है उसका क्षेत्रफल में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो हड़प्पा कालीन स्थल है वो है गनेड़ीवाल पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के जो गनेड़ीवाल है वह उस समय का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल था। इसके बाद इसका अगला बिंदु है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है। लिपि से कई प्रकार के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वह भाव चित्रात्मक है, यानी चित्र के माध्यम से उसमें समझाया गया है, यानी चित्रों को भावों के द्वारा इसमें समझाया गया है। सेकंड, इसकी जो लिपि है या जो इसकी लिखावट है वो लिखावट है क्रमशः दाईं ओर से बाईं ओर, यानी ये लिपि इस प्रकार से लिखी गई है। इधर से लिखना प्रारंभ किया, फिर इधर, फिर वापस जहाँ पर ये ख़त्म होता है वहीं से इसको वापस लिखना प्रारंभ किया। इस प्रकार से सर्पिलाकार भी इसको हम बोल सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है इसको हम सर्पिलाकार भी बोल सकते हैं, यानी क्रम से दाईं ओर से बाईं ओर ये लिखी जाती है। सबसे पहले दाईं ओर से इसको लिखना शुरू करो, इधर से ये बाईं ओर आएगी, फिर बाईं ओर से वापस दाईं ओर, फिर दाईं ओर से वापस बाईं ओर, फिर वापस दाईं ओर। इस प्रकार से सर्पिलाकार रूप में इसकी लिपि को लिखा जाता था। तो इसकी लिपि कैसी है। लिपि भावचित्रात्मक है। लिखावट कैसी है। तो लिखावट क्रम से दाईं ओर से बाईं ओर है। लिपि के बारे में अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि इस लिपि से हमें 64 मूल चिन्ह प्राप्त होते हैं, लेकिन इन 64 मूल चिन्हों में जो सर्वाधिक प्रचलित चिन्ह है वो चिन्ह है मछली का। यह आपको ध्यान रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि में सबसे प्रचलित चिन्ह किसका है।
तो प्रचलित चिन्ह है मछली का। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसकी लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास किया था वेडेन ने। वेडेन एक अंग्रेज अधिकारी था और इसने इस लिपि को पढ़ने का सबसे पहले प्रयास किया। तो ये इसमें 4 पॉइंट आपको लिपि के अंदर ध्यान रखने हैं। लिपि भावचित्रात्मक है, इसकी जो लिखावट है वो क्रमशः दाईं ओर से बाईं ओर है। इसकी लिपि से हमें 64 मूल चिन्ह प्राप्त होते हैं और इसमें सबसे जो प्रचलित चिन्ह है वो मछली का है। साथ ही इस लिपि को पढ़ने का सबसे पहले जो प्रयास किया था वो प्रयास किया था वेडेन ने। लिपि के बाद हम बात करते हैं इसकी मुहरों की, क्योंकि हमने पढ़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें कई स्थलों से, जैसे मोहनजोदड़ो से हमें मेसोपोटामिया की मुहरें प्राप्त होती है। इसके अलावा लोथल से हमें फारस की मुहर प्राप्त होती है। तो ये मुहरें जो है उस समय व्यापार करने का एक साधन होता था। एक हम कह सकते हैं कि इनको शायद मुद्रा के रूप में उस समय के जो व्यापारी है वो काम में लेते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरें कैसी हैं? सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरें सबसे पहले किसकी बनी हैं? तो ये मुहरें बनी हैं सेल खड़ी की। एक विशेष प्रकार का पत्थर है, इस पत्थर की मुहरें हमें यहाँ से प्राप्त होती है, यानी सेल खड़ी नामक पत्थर की ये मुहरें जो है वो बनी होती थी। अब अगला जो है इसमें है कि इसकी जो सर्वाधिक मुहरें हैं वो वर्गाकार है, यानी यहाँ से खुदाई से हमें जो चीज़ें मिली है, जो मुहरें मिली है, वो मुहरें त्रिभुजाकार भी है, वर्ताकार भी है, बेलनाकार भी है और वर्गाकार भी है। लेकिन उनमें से सबसे अधिक जो हमें मुहरें प्राप्त होती है वो है वर्ग के आकार की, यानी वर्गाकार। तो हमें ध्यान रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता से सर्वाधिक मुहरें हमें कौन सी प्राप्त होती है? वर्गाकार प्राप्त होती है। जबकि ये मुहरें किसकी बनी हुई है? तो ये मुहरें बनी हुई है सेल खड़ी की। अब इन मुहरों के ऊपर जो सबसे अधिक अंकित पशु है, सर्वाधिक जो अंकित पशु है वह है एक सरंग पशु। एक सरंग पशु का मतलब होता है एक सींग वाला पशु, यानी एक ऐसा पशु है जिसके सर पर केवल एक सींग है। तो ये हमें उस समय की जो तत्कालिक जो मुहरें थी उस पर जो पशु अंकित था उसमें से सबसे अधिक जो पशु हमें मिलता है वो मिलता है एक सींग वाला पशु। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे अधिक मुहरें हैं, सर्वाधिक मुहरें हमें प्राप्त होती है वो होती है मोहनजोदड़ो से। जबकि सर्वाधिक अभिलेख युक्त मुहरें, यानी उन मुहरों के ऊपर कुछ ना कुछ बातें लिखी हुई होती थी, वो अभिलेख युक्त जो मुहरें हैं वो मुहरें हमें प्राप्त होती है हड़प्पा से। तो ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है कि एक तो सर्वाधिक अगर मुहरों की बात की जाए तो हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है, जबकि सर्वाधिक अभिलेख युक्त अगर मुहरों की बात की जाए तो वो हमें हड़प्पा से प्राप्त होती है। तो यहाँ से भी यथा प्रश्न बनता है, मुहरें सेल खड़ी की बनी हुई है, मुहरें जो सर्वाधिक हमें प्राप्त होती है वो वर्गाकार है। इसके अलावा मुहरों पर सबसे अधिक अंकित जो पशु है वो एक सरंग पशु है। सर्वाधिक मुहरें हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है, जबकि सर्वाधिक अभिलेख युक्त मुहरें हमें हड़प्पा से प्राप्त होती है। तो ये हो गई इसकी मुहरें। सबसे लास्ट में प्रश्न बनता है कि अगर सिंधु घाटी सभ्यता इतनी विकसित थी तो फिर उसका पतन क्यों हुआ, यानी उसके पतन का कारण क्या था? इसको लेकर भी इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि संभवतया आर्यों ने उस समय की जो सभ्यता है उस पर आक्रमण किया और तात्कालिक जो सभ्यता है उसको नष्ट करके नवीन सभ्यता का निर्माण किया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि बाढ़ के कारण उस समय की सभ्यता नष्ट हो गई। कुछ का मानना है कि भूकंप के कारण नष्ट हो गई। कुछ ये मानते हैं कि सिंधु नदी का मार्ग परिवर्तित हो गया था, जिससे कि उस समय की जो सभ्यता है वो समाप्त हो गई। जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिकी असंतुलन, प्राकृतिक आपदा, इस प्रकार से कई कारण हैं जो कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा जो सभ्यता है उसके पतन का कारण इतिहासकार मानते हैं। लेकिन इसमें जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त जो मत है वो है आर्यों का आक्रमण, यानी इस मत को सबसे अधिक मान्यता मिली है
कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मुख्य कारण आर्यों का आक्रमण था। आर्यों ने आक्रमण किया और उस समय की सभ्यता को नष्ट कर दिया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, और इसी के साथ आपकी सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त होती है। हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।